गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ट्वेल्थ क्लास का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। एक जो 70 मार्क्स के थ्योरी के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि सेकेंड पार्ट जो है, केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो सेकेंड पार्ट जो है वो ट्वेल्थ क्लास का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। 7 चैप्टर्स उससे आते हैं और उन 7 चैप्टर से टोटल 28 नंबर का सवाल पूछा जाता है। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 28 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी बच्चे का कंप्लीट है, एकदम से उसने उस पर कमांड किया हुआ है, तो वो 28 का 28 स्कोर कर सकता है। और टोटली जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं, वो एकदम फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ तक कि अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कीजिएगा, नीट का बात कीजिए, जेईई मेंस की बात कीजिए, तो वो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से, इंटेक्स्ट से सवाल पूछता है। तो कुल मिलाकर बात ये रही कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए एनसीईआरटी को खूब मज के, खूब अच्छे से पढ़ लिया जाए, रगड़ के पढ़ लिया जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। हमारा काम बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा काम हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पूरी की पूरी समझ में आ जाए बहुत ही आसानी से। मैं तो ये दावा करता हूँ कि कोई अगर बच्चा चाहे तो वो उसको खुद से पढ़ सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर। किसी भी टीचर के बिना मदद से आप उसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द क्लास 12 इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। आप 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं उसका जस्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहने का है कि जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट 11th क्लास में हैं, और उन्हीं पर एक बड़ा सा यूँ कह दीजिए कि नींव जो है वो एक क्लास 11 है, और क्लास 12 में जो है उस पर हम एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं। तो क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके, आपको क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस एकदम से मालूम होने चाहिए, एकदम से उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैंने ये वीडियो जो है स्पेशली इस बात के लिए रखा है आपके सामने कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th का पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी आसान हो जाए, उसको हम बहुत ही उस पर हमारा पकड़ अच्छा हो जाए। तो आइए उसके लिए कुछ बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं 12th क्लास में, तो वहाँ स्टार्ट होता है ये 10वां चैप्टर से। सेकेंड वॉल्यूम में चैप्टर 10 से ये शुरू होता है और चैप्टर 16 तक जाएगा। चैप्टर 10 जो है वो हैलो अल्केन्स, हैलोएरिन्स है, उसके बाद है अल्कोहल, फेनॉल और ईथर, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद है एमीन्स, उसके बाद है पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 7 चैप्टर्स हैं जो इसमें आते हैं, और उसमें से टोटल सवाल जो पूछा जाना है वो 28 नंबर का पूछा जाना है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 12th क्लास का बताया है वो जस्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्लास 11th, एप्लीकेशन ऑफ क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम समझ में नहीं आनी है। यह बात एकदम गांठ बांध लेनी है। तो क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, लेकिन हमें एक बात इंश्योर करना होता है कि आपको उन सारे के सारे कंसेप्ट मालूम हो। मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा है, और आपने पढ़ा है तो किस डेप्थ तक पढ़ा है आपने। तो हर एक टीचर जो है वो अपने हिसाब से एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करता है और उसी के कंसेप्ट पर अपना क्लास आगे लेता है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि मैं अपने तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखूँ कि वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत, जिनकी निहायत ज़रूरत हमें क्लास 11th में पढ़ने वाली है, क्लास 12th में पढ़ने वाली है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वो क्लास 11th का एक चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक चैप्टर है क्लास 11 का, जिसमें हमें बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें पढ़नी होती है जिसकी ज़रूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी में होती है, और उनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना नामुमकिन जैसा है। जैसे इसी में कुछ बातें हैं कि हम कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। एक जनरल कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, इस पर हम बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम बात कर लेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप सभी लोग हाइड्रोकार्बन को जानते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे इस पर। उसके बाद हमें बात करनी है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से पहले रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर। उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आइसोमेरिज्म का होना चाहिए, आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने स्टार दिया हुआ है, वो कहो तो 2 स्टार दे दूं, कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा नया बॉन्ड बनता है। ये सारी की सारी बातें हमें उसका बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट होना चाहिए, तभी जाके हम 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि अगर किसी स्टूडेंट का 11th क्लास का ये सारा का सारा टॉपिक एकदम उस पर कमांड है उस बच्चे को, तो उसको किसी दूसरे टीचर की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद अपने से सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकता है, समझ सकता है क्लास 12th में। और आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये महसूस भी होगा कि उन टॉपिक्स के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना नामुमकिन था। वैसे एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करके रट लीजिए और वो काम चला लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है उसके कंसेप्ट्स में। वैसे तो केमिस्ट्री ही वेरिएशन का एक सब्जेक्ट है जहाँ केवल एक्सेप्शंस ही होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नियम पर आधारित होती है, सिद्धांतों पर आधारित होती है। वो सिद्धांत से इधर उधर खिसकेगा नहीं, तो हमें उन सारे के सारे सिद्धांतों को समझना है, उन सारे के सारे वेज को, पाथवेज को समझना है कि कोई भी रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो करेगा, और हम उन पाथवे पर चलेंगे तो क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये सब आता है, ये सब समझते हैं वे, तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझ के पढ़िए। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्यों टूटेगा ये आप समझ जाएंगे, और जब ये समझ जाएंगे मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म समझ जाएंगे, तो फिर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, तब आप सिकंदर हैं। तो हमें वही कंसेप्ट डेवलप करने हैं यहाँ इस लेक्चर में, इस सीरीज में, कि 2-3 लेक्चर लगेगा जहाँ मैं आपको वो कंसेप्ट डेवलप कर दूंगा कि 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। तो इस लेक्चर का नाम मैंने दिया है कि व्हाट शुड वी डन बिफोर स्टार्टिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। क्लास 12 भाई, मैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो शुरू कर सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ये आया है टर्म ऑर्गेनिक से, और ये जो ऑर्गेनिक टर्म है, वर्ड है, ये डेराइव्ड हुआ है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, जीव जंतु का मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए,
प्लांट्स हो गए, ये सब लिविंग थिंग्स हैं और इनको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है वो आया कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से। तो इसका मतलब हुआ कि वैसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स में जो पाए जाते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जाहिर हो गया, इससे डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग थिंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने अधिक हैं संख्या में कि उनको पढ़ने के लिए केमिस्ट्री को एक स्पेशल ब्रांच बनाना पड़ा और उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which is that deals with the organic compounds is known as organic chemistry। हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। वह ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट केवल लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। एंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ। तो ये सब के सब ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए नहीं है कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये जीव जंतुओं के भीतर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनको हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसी ब्रांच को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो गया कि हम वैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे भीतर पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको भगवान का लेबोरेटरी कहा जाता है, नेचुरल लेबोरेटरी है ये, नेचुरल लेबोरेटरी। हम लोग गॉड के लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, हमारे भीतर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गॉड करता रहता है। अगर आप गॉड को मानते हैं तो ये हम आपको बता दें, हम जो अपना लेबोरेटरी सेटअप करते हैं वो हमारा मैनमेड लेबोरेटरी है और ये गॉड का लेबोरेटरी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज भी हैं जो हमारे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, वो केवल और केवल गॉड के लेबोरेटरी में ही बन सकता है, हमारे भीतर बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा भी वो सारी बातें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने समझ लिया है। यह एक इत्तेफाक की बात है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन होता है, कंटेन्स कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबों में कार्बन पाया जाता है। इसलिए कुछ लोग फ्रीक्वेंट स्पीकिंग बोल देते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये गलत है। कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कॉमनली पाए जाते हैं। तो मैं एक बात लिख सकता हूँ कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वे सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, कंपाउंड्स, बट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इज कॉमनली प्रेजेंट। सबों में
पाया जाता है। कार्बन समूह में पाया जाता है, लेकिन कार्बन के सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बट नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये कार्बन के तो कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इसलिए हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are only those compounds that are found in the organism, that means the living things, और वो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। खैर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है वोहलर। ध्यान दीजिएगा, वोहलर से पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस लेबोरेटरी में नहीं की जा सकती है। मैं आपको कभी एक लेक्चर दूंगा जिसमें केमिस्ट्री के बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे वेद पुराण में इसकी चर्चा है, और केमिस्ट्री के लिए तो अलग अलग शास्त्र लिखे गए हैं, और उन सभी शास्त्रों में वो सारी बातें लिखी हुई है जो आज केमिस्ट्री में रिलेवेंट है, मॉडर्न केमिस्ट्री में रिलेवेंट है। जैसे बहुत सारे मिश्र धातु बनाए जाते थे, जिसके सिक्के बनाए जाते थे, उसकी चर्चा है। उस समय 4 तरह के सिक्के चलते थे और वो एलॉय के बने होते। तो आज भी एलॉय जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, एलॉय का फॉर्मेशन, जहाँ अलग अलग तरह के एलॉयज बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। 2 मेटल को मिलाने से एक तीसरे तरह का सब्सटेंस बन जाता है। तो उस समय भी ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज थी, और उसका मैंने एक बनाया हुआ है, एक लिस्ट है मेरे पास। मैं कभी एक लेक्चर में उसको समराइज करूँगा आपके लिए। ऐसा केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ। मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, शुरू में तो फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होता था, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च होता था, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में ये अबूझ पहेली थी केमिस्ट्री। जब 10 एलिमेंट, 7 एलिमेंट नोन थे, 10 एलिमेंट नोन हुए, 63 एलिमेंट नोन हुए, वैसे आज तो एलिमेंट्स का एकदम बाजार सजा हुआ है, इतने एलिमेंट्स नोन है आज। तो वोहलर से पहले, एक साइंटिस्ट हुए वोहलर, उनसे पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस केवल नेचुरल लेबोरेटरी, मतलब कि लिविंग थिंग्स में हो सकती है, हमारे मैनमेड, हमारे लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाया जा सकता था। इनसे पहले मतलब प्रायर ऐसा कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ये माना जाता था। और जब लेबोरेटरी में आप बना ही नहीं सकते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने की कोई संभावना ही नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा काम ही नहीं होता था। लेकिन वोहलर जो है वो पहला आदमी था, was the first who synthesized फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वोहलर। और वोहलर ने यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया उन्होंने, वो नहीं जानते थे कि क्या बनेगा, लेकिन अमोनियम साइनेट को गर्म करने से जो कंपाउंड बना वो था यूरिया, और वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यह एक माइलस्टोन साबित हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री में। अब जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना सकते हैं, मीनिंग देयर बाय हम हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत रखते हैं। और आज आलम ये है कि अभी ब्लड भी, सिंथेटिक ब्लड भी अवेलेबल है। अगर किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, अगर ब्लड कैंसर है, उसका ब्लड जो है वो फिर से बदलना पड़ता है 2-3 महीने में, तो हर्मिन करके एक आता है लिक्विड, जिससे आप ब्लड का सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 2-3 महीने तक काम करता भी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इस कदर हुआ, इस कदर इसमें रिसर्चेज हुए कि आज हम ब्लड तक बना सकते हैं। लेकिन तब भी अभी भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जैसे ग्लूकोज, नाम सुना ही होगा आपने, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं,
वो केवल और केवल नेचुरल सोर्स से ही आइसोलेट किया जा सकता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, प्रोटीन नहीं हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकता है। तो ये सारी के सारे लिमिटेशन अभी भी हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास जो है वो वहीं से बदल गया जब सबसे पहला कंपाउंड बनाया वोहलर ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है यूरिया। इसलिए वोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नवाजा गया। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोहलर को कहा गया। और आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? वोहलर। एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर कार्बन में कौन सी खास बात है जिसके कारण वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमनली पाए जाते हैं। तो ये लोअर क्लास से ही समझाया जाता रहा होगा आपको। आज मैं उसी को रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा हायर कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए कि आखिर कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है। एक बात समझ लेनी है, कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट है। कार्बन इज एन यूनिवर्सल एलिमेंट। यूनिवर्सल एलिमेंट का मतलब हुआ कि ये सब जगह पाया जाता है, सब चीज़ में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल रखा। यूनिवर्सल का यही मतलब भी होता है। कार्बन यूनिवर्सल एलिमेंट है। वैसे एक बात और बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो वो है हाइड्रोजन, और उसके बाद अगर दूसरा कोई है तो वो है कार्बन। कार्बन इज़ द सेकेंड मोस्ट कंपाउंड फॉर्मिंग एलिमेंट इन द वर्ल्ड। तो कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है? तो उसके लिए रीज़न है, सबसे पहला इसकी टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। आप किसी भी कंपाउंड में देखोगे, जैसे कार्बन का कंपाउंड ये तो जानते हैं आप, CH4 मीथेन, इसमें वैलेंसी 4 है। CO2 में वैलेंसी 4 है। C2H6 में भी वैलेंसी 4 है। तो कुल मिलाकर की कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ये टेट्रा वैलेंट होता है। तो उसको देख लीजिए टेट्रा वैलेंट होने से क्या होगा और कैसे ये टेट्रा वैलेंट है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो 11th क्लास का प्लेलिस्ट है जहाँ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके एक टॉपिक होगा, आप उसको एक बार देख लें। 1s यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यहाँ कहता है कि जब ये बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो कंट्रीब्यूट करने से यहाँ 2 ही बॉन्ड बन सकता है। मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स आर पॉसिबल। यहाँ 2 ही बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 2, लेकिन कहते हैं कि ये तो वैलेंसी 4 होती है। तो ऐसा कहा कि कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जाने दीजिए, कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 1s का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 1s में, 2s और 2p के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। इसलिए जब एनर्जी थोड़ी सी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाएगा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाएगा, और इसलिए चला जाएगा क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, और इसलिए जब एनर्जी आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा। और तब अब इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई। इसकी वैलेंसी जो है वो अब 4 हो गई।
तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो किस में? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक जुमला लिख देना ठीक रहेगा कि कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करेगा, लेकिन कब? जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो कार्बन अगर टेट्रा वैलेंसी शो करता है तो देखिए ये चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, और जब ये चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है तो इसमें बॉन्ड कंपाउंड बनाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला काम है, पहला कारण है इसके बहुत सारा कंपाउंड होने का, टेट्रा वैलेंसी। आप इस लेक्चर को सुने, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल कह दे रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुने और फिर अपना नोट्स बनाएं। दूसरा कारण है इसका, टेट्रा वैलेंसी के बाद दूसरा कारण है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, जब कभी बनाता है तो कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्टेट रूल या जो भी आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, वहाँ ये कहता है कि दुनिया के कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट का कोई एटम है, उसकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी पाने की, और स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब वह अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा, नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन कैसे अचीव करेगा वो? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, एक्सेप्टेशन हो सकता है। तो एक जुमला मैं यह लिख देता हूँ कि एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी, एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है। तो देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं आप 1s2 2s2 2p2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुए। तो इसको स्टेबिलिटी पाने का दो रास्ता है इसके पास। पहला रास्ता है इट हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम, कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम। इसको हीलियम का कन्फिग्रेशन पाने के लिए ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देने होंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये नियन का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द कन्फिग्रेशन ऑफ नियन, कन्फिग्रेशन ऑफ नियन। नियन का कन्फिग्रेशन पाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ की बात बारी बारी से कर लेते हैं। ये ए इसको कह देता हूँ और इस पॉसिबिलिटी को बी कह देता हूँ। तो ए में अगर इसको लूज करना हुआ, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है तो अपने से तो लूज करेगा नहीं, उसको एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी आप जानते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। कार्बन अगर गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये देगा। और उसमें जो एनर्जी खर्च होगा, आपको याद होगा ये, इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम H1 मान लेते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम H1 कह देते हैं, यहाँ H1 कह दिया।
दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो कार्बन प्लस गैस से लूज करेगा ये, तो कार्बन प्लस प्लस गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। फिर इसमें एनर्जी खर्च होगा जिसको सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे, ये सेकेंड आईपी कहलाएगा, सेकेंड आईपी, और इसको हम H2 कह देते हैं। फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस प्लस गैस से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, C प्लस 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 गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा उसको हम थर्ड आईपी कहेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको मैं H3 से रिप्रेजेंट करता हूँ, H3। वैसे ही इसको चौथा इलेक्ट्रॉन भी लूज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी उसको एनर्जी चाहिए, और वो फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। वो 3 प्लस गैस से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा कार्बन 4 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो है फोर्थ आईपी, और इसको मैं H4 कह देता हूँ। तो आप जानते हैं ये बात कि फैक्ट क्या है, फैक्ट से ज़्यादा अच्छा लिखना है मुझे। एक्चुअली सभी लोग जानते हैं कि H4 जो है वो सबसे बड़ा होगा H3 से, वो बड़ा होगा H2 से, वो बड़ा होगा H1 से। तो होना क्या है कि ये जो फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए ना कि सपोज कीजिए कि आपके पास 4 ही रुपए हैं, 4 रुपए हैं, और किसी को पैसा देना है, तो आप देना नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि आपसे छीना झपटी हो, 1 रुपया छीन ले तो थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसे, दूसरा रुपये छीनने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तीसरा छीनने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और चौथा इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए तो आप पूरा जी जान लगा देंगे ना। ठीक वैसे ही वैसे ये तो हुआ एक लेमैन के लैंग्वेज में समझाना, एक मोटा तौर पे बताना, लेकिन यहाँ बात ये है कि जब कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये तो न्यूट्रल एटम था तो चलिए आराम से निकल गया। अब ये कटायन है, कटायन है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली होल्ड किए हुआ है, जिसको निकालने के लिए हमें और मशक्कत करनी पड़ेगी और एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। फिर वैसे ही इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया तो और मुश्किल होगा और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से कहा जाता है कि H4 जो है वो H3 से बड़ा है, H3 बड़ा है H2 से, H2 बड़ा है H1 से। अब इन चारों का जो सम है, सम ऑफ H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ये बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी हाई, एंड इन प्रैक्टिस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। इतना एनर्जी नहीं दे सकते हैं, और यही कारण है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। तो मैं स्टार देकर लिख सकता हूँ कि कार्बन कैन नॉट लूज, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, दूसरा ऑप्शन है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन गैस। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बना देगा C4 माइनस गैस, जिसमें कार्बन का साइज जो है वो सपोज कीजिए कि ये है, जिसमें 6 प्रोटॉन ऑलरेडी है और 6 न्यूट्रॉन भी है, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें था पहले से, इसमें हमने मिला दिया 4 इलेक्ट्रॉन और, तो 4 इलेक्ट्रॉन आने से अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10 और प्रोटॉन की संख्या हो गई मात्र 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, यह एटम बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा,
इसके भीतर जब 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, बहुत ही हैवी रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के कारण यह स्पीशीज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ यह भी कह सकते हैं कि कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, only the option to get stability is the sharing of electrons, और इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग करेगा तो निश्चित रूप से जो बॉन्ड बनना है वो कोवैलेंट होगा। तो बात क्लियर हो गई कि कार्बन केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड ही बना सकता है, यह आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है। इलेक्ट्रॉन न तो ये गेन कर सकता है, न ही लूज कर सकता है। तो ये केवल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। और तीसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कार्बन को यूनिक बनाता है, और वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तीसरा है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। तो कार्बन अपने से बॉन्ड बनाकर अपने बीच में ये स्ट्रेट चेन बनाता है, ये ब्रांच्ड चेन भी बनाता है, ये क्लोज्ड चेन भी बनाता है। तो अलग अलग तरह के चेन बनाता है ये, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सेल्फ लिंकिंग का रीजन, क्यों यह सेल्फ लिंकिंग शो करता है, रीजन ऑफ सेल्फ लिंकिंग कैटेनेशन। कैटेनेशन का कारण क्या है? देखिए, कैटेनेशन जो है वो अपने के साथ बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज चूंकि छोटा है, इसलिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो सबसे शॉर्टर बॉन्ड होगा। और आप तो जानते हैं कि जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन मिल के, तो ये प्रिफरेबल होगा, प्रिफरेबल बॉन्ड बनेगा ये। जैसे देख लीजिए ना, यही बॉन्ड है अगर छोटा सा, इसको तोड़ना मुश्किल है, और वहीं अगर ये लंबा सा बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान है। तो छोटा बॉन्ड जो होता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। जो स्ट्रॉन्गर है वो प्रिफरेबली बनेगा। तो कार्बन जो है कैटेनेशन शो करने के पीछे पहला कारण आपको मैं बता ही देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने क्विक रिवीजन के लिए बनाया हुआ है लेक्चर, आप देख लेंगे, क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, और नहीं तो ऑल वीडियोज़ को आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने 10, 12, 15 लेक्चर ऐसे बनाए हुए हैं जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत जल्दी पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, तो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं उसमें दिए गए हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैटेनेशन शो करने के कंडीशंस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट कैटेनेशन कब शो करता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियन हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, कि कैटेनेशन शो करने के लिए सबसे पहले कि जो बॉन्ड हो वो छोटा हो। कैटेनेशन शो करने के लिए बॉन्ड जो भी MM बॉन्ड है, टू शो कैटेनेशन, टू शो कैटेनेशन, जो EE बॉन्ड है, EE बॉन्ड्स मस्ट बी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर।
MM बॉन्ड को स्ट्रोंगर होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए यहाँ कार्बन में बनता है और ये कैटनेशन शो करता है। और दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इज अनदर रीजन behind the catenation property of carbon. Due to the tetravalency, carbon can form the bonds from either sides. चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कैटेनेशन सबसे ज़्यादा शो करता है कार्बन। अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, वो एक वो बॉन्ड बना सकता है। अब इधर से तो कोई बॉन्ड ही नहीं संभव है, इसलिए वो कैटनेशन शो नहीं करेगा। कैटनेशन शो करने के लिए यही कंडीशंस हैं जिसे हमें याद रखने हैं कि कैटनेशन तभी होगा जब बॉन्ड शॉर्टर हो, स्ट्रॉन्गर हो और उसके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की संभावना हो। तो वो सारी की सारी संभावनाएं जो हैं वो कार्बन में होती है। और उसका जस्ट बड़ा भाई है सिलिकन। सिलिकन में उतना कैटनेशन नहीं होता है, सिलिकन का साइज़ बड़ा है, इसलिए जो सिलिकन बॉन्ड बनना है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। और आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्गर नहीं वो प्रिफरेबल नहीं है। तो कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। इस पर मैंने एक लेक्चर दिया है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबों में कार्बन कॉमनली पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ बातें और भी है, जैसे कि बॉन्डिंग, कार्बन के कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है ये समझना है, हाइड्रोकार्बन समझना है। और बॉन्डिंग समझने के बाद फिर हमें उसका रिप्रेजेंटेशन समझना है। तो इन सारी बातों को हम लोग अब देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इतने ही पर इसको समाप्त करना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आएगा कि कार्बन के कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन है उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे भेंट होगी। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस, यूनिक वीडियो के नोटिफिकेशंस पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।